नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन के ढंग के संबंध में चर्चा करेंगे और ये वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त मेरे YouTube चैनल पर आपको सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है और यह शब्द इस बात को सूचित करता है कि समाज में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न कालों में समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, यह शब्द इस बात को प्रकट करता है। जब हम ये कहते हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तो इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, सिद्धांत और निरंतरता प्रकट नहीं होती, परंतु एक बदलाव की सूचना हमें जरूर प्राप्त होती है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनमें प्रमुख है सामाजिक प्रक्रिया, उद्विकास, प्रगति, अनुकूलन, विकास और क्रांति। सामाजिक प्रक्रिया, जब समाज में हो रहे परिवर्तन में एक निरंतरता का भाव सम्मिलित होता है, लगातार परिवर्तन का वह सूचक होता है, तब उसे सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। मैकाइवर के शब्दों में प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में और निरंतर परिवर्तन से है। ये परिभाषा ये स्पष्ट करती है कि वर्तमान समय में जिस भी समय विशेष की हम बात कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उस समय विशेष में एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, निरंतरता में और एक क्रियाशीलता से, लगातार क्रियाशीलता से जो सामाजिक परिवर्तन घट रहे होते हैं, उसे सामाजिक प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया शब्द उत्थान और पतन, प्रत्यक्ष और परोक्ष, किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से हो सकती है और इस प्रकार की प्रक्रिया में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है, जिसमें एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। हमें अगर इस बात को समझना हो तो हम संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तन के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हुए हैं, उससे संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते जा रहे हैं। उद्विकास, हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास की अवधारणा डार्विन से ग्रहण की। डार्विन ने अपने उद्विकासी सिद्धांत में, जो जीवों से संबंधित है, 1859 में अपनी कृति द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज में इसे प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतरता से हो और उस परिवर्तन के माध्यम से रचना तथा गुणों में भी परिवर्तन हो, तब इस प्रकार के परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन के साथ रचना में परिवर्तन, परिवर्तन में निरंतरता, परिवर्तन की एक दिशा, अगर ये सब सम्मिलित हैं सामाजिक परिवर्तन में, तो इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। स्पेंसर ने इस आधार पर सामाजिक उद्विकास के 4 स्तरों की बात की है: जंगली अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था एवं औद्योगिक अवस्था। प्रगति, प्रगति भी एक सामाजिक परिवर्तन है, परंतु प्रगति का तात्पर्य है अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन। जब सामाजिक परिवर्तन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है, धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है, तब वह प्रगति कहलाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन में हमारी इच्छाओं, लक्ष्यों, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का ध्यान रखा जाता है। और जब इच्छाओं,
लक्ष्यों, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन होते हैं, तब वह प्रगति है। प्रगति इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जिसका मूल्यांकन किया जाता है। यह एक मूल्यांकनात्मक शब्द है। इस अर्थ में प्रगति का संबंध नैतिकता से भी है। समाज जिन कार्यों और उद्देश्यों को नैतिक मानता है, अच्छा मानता है, उस दिशा में हो रहे परिवर्तन प्रगति कहे जाते हैं। चूंकि यह एक मूल्यांकनात्मक शब्द है, इसलिए इस प्रगति की माप भी संभव है। चूंकि प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्य उस समाज के नियमों के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी एक समाज की सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन प्रगति कहा जाएगा, हो सकता है किसी दूसरे समाज में वह प्रगति का सूचक ना हो। इसे हम जनसंख्या वृद्धि के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। रूस में जनसंख्या वृद्धि प्रगति का सूचक है और भारतवर्ष में यह प्रगति का सूचक नहीं है। रूस में प्रगति का सूचक क्यों है? रूस में उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है, जमीन है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके आधार पर उनके यहां जनसंख्या कम है। इसलिए अगर उनके यहां जनसंख्या में वृद्धि होती है तो यह प्रगति का सूचक है। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार अनुकूलन है। अनुकूलन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समायोजन करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। यह समायोजन या अनुकूलन किस सीमा तक होगा, यह अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परंतु इस अनुकूलन को प्रकट करने के लिए जो अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसमें समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण आदि शब्द सम्मिलित हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया दो बातों की ओर संकेत करती है। एक, व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, यह भी अनुकूलन है। हमारे समक्ष जिस भी प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध हैं, हम अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लें, अपने आप को परिवर्तित कर लें। दूसरा, व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदल ले और वह उन परिस्थितियों में संशोधन करके अपनी आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों में बदलाव कर ले। हालांकि यह थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, परंतु यह भी संभव है। दोनों प्रकार अनुकूलन में सम्मिलित हैं, अपने को बदलना या अपनी परिस्थितियों को बदलना। विकास सामाजिक परिवर्तन का वह प्रकार है जो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं मानव का विकास। जन्म, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध और मृत्यु। कब यह अवस्था प्राप्त हुई, एक से दूसरी अवस्था में कब हमारा प्रवेश हुआ, पता नहीं। एक समय विशेष पर उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से विकास धीरे धीरे होने वाला एक परिवर्तन है। विकास के लिए कई बार जानबूझकर एक निश्चित दिशा में परिवर्तन लाए जाते हैं। हमारे शरीर की बात जो हमने की थी वो उससे संबंधित नहीं है, पर हम विकास की अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान समय में जो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उन्नयन की बात कर रहे हैं, ग्रामीण समाज में परिवर्तन के प्रयासों की बात कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन आ भी रहे हैं। और यह सब सुनिश्चित ढंग से किए जाने वाले प्रयास के परिणाम स्वरूप आने वाले परिवर्तन विकास में सम्मिलित है। क्रांति परिवर्तन की तीव्रता और आकस्मिकता को प्रकट करती है। इसमें परिवर्तन का क्रम टूट जाता है और अचानक तेजी से परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं। जब किसी समाज में असंतोष, शोषण, तनाव, अत्याचार आदि में बहुत वृद्धि हो जाती है,
तब क्रांति जन्म ले सकती है, तब क्रांति जन्म लेती है। और सामाजिक क्रांति जब आती है तो उसके सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है हिंसात्मक क्रांति और दूसरा है अहिंसात्मक क्रांति। अभी हिंसात्मक क्रांति को बांग्लादेश के संदर्भ में समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा हो गया। उनका ऐसा मानना था कि तत्कालीन सरकार उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है, शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक क्रांति हुई जो हिंसात्मक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हुई और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। दूसरा है अहिंसात्मक क्रांति। हम इसे औद्योगिकरण से समझ सकते हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक प्रगति हुई, उस आर्थिक प्रगति ने हमारे नगरों की संरचना, हमारे परिवार की संरचना, हमारी सामाजिक व्यवस्था, विवाह, सबको बदला। लोगों के आपसी संबंधों को भी बदल दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगा। एक स्थान पर जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ औद्योगिक क्रांति के लाभों को प्राप्त करने के लिए, और यह अहिंसक क्रांति है। जब क्रांति हिंसा के साथ होती है तो सामान्यतः ये विघटन लाती है। परिवर्तन तो होता है पर यह विघटन भी लाती है, हिंसा भी होती है, समाज की संपत्ति का नुकसान होता है, सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव होता है। पर औद्योगिक क्रांति जैसी अहिंसात्मक क्रांति जब होती है तो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव जरूर होता है, परिवर्तन बहुत यहां भी तीव्र गति से होता है, पर यह सामान्यतः समाज के लिए हितकारी और समाज के लिए सकारात्मक होता है। हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन शब्द की भी चर्चा करना चाहेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दो पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। आप जानते हैं कि संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है और सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में हो रहे परिवर्तन से है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के मध्य पाए जाने वाले अंतर का अर्थ यह नहीं है कि दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है, जबकि वास्तव में वास्तविकता यह है कि दोनों सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि संस्कृति के भौतिक भाग में कोई परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से अभौतिक भाग पर भी प्रभाव पड़ेगा, और संस्कृति का अभौतिक भाग अगर बदलेगा तो संस्कृति के भौतिक भाग में भी बदलाव आएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मेरा विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, प्रक्रिया, ढंग के संबंध में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वीडियो देखने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है और आपकी इच्छा के अनुसार बदलाव करने के लिए भी, विषय को रुचिकर बनाने के लिए भी हमें प्रेरित करती है, मार्गदर्शित करती है, सुझाव देती है। आपका बहुत धन्यवाद।